बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, 5 अगस्त यौम इस्तिहसाल के तौर पर हमने मनाया और कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती किया। कौमी असम्बली का मुश्तरका पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी हुआ, उसके अंदर भी हमने कश्मीरियों से इज़हार यकजहती किया और इसी तरह से पूरे पाकिस्तान ने अपने अपने तौर पर, हर पाकिस्तानी ने इसका हक अदा किया। लेकिन कश्मीरी शायद अब इससे आगे की बात डिमांड करते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनको उनकी मुश्किलात दिन ब दिन जो बढ़ती जा रही हैं वो कम होनी चाहिए। हम पाकिस्तानी, हमारी हुकूमत ये कितना जो है वो कारामद साबित हो रही है, क्या इक़दामात जो वो उठाए जा रहे हैं उससे कश्मीरियों की मुश्किलात में कमी क्यों नहीं आ पा रही, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और हम मुसलसल उसके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये बात वाज़ह तौर पर कही है कि हर फोरम के ऊपर उनकी आवाज़ उठाई जाएगी। वो कश्मीर के सफ़ीर बने, सफ़ीर बनने के बाद उन्होंने हर फोरम के ऊपर बात भी की। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये अब कि कश्मीर भारत के पाँव जलने चाहिए। भारत के पाँव तभी जलेंगे जब आलमी बरादरी उसके ऊपर दबाव डालेगी, जब मुस्लिम कम्यूनिटी बिलखुसूस OIC के प्लेटफॉर्म से भारत के ऊपर दबाव डाला जाएगा ताकि उसके पाँव जलें और वो कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म कर रहा है, जो काबिज़ अफवाज वहाँ पर मौजूद हैं, उनको उस जुल्म से निजात दिलाई जा सके, उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ वहाँ पर जो हैं वो बहाल हों और उसके साथ साथ जो वो आज़ादी की तहरीक लेकर चल रहे हैं उनको वो आज़ाद फ़िज़ाओं के अंदर सांस ले सकें। इसके लिए हम मौजूदा हुकूमत जो काम कर रही है उसके ऊपर तनकीद भी बहुत हो रही है। अपोजिशन समझती है कि इनकी खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और नाकामी की बड़ी वजह जो वो समझते हैं वो इमरान खान साहब को नाअहल समझते हैं। तो इसके ऊपर प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। फिर थोड़ी सी बात आज होगी, आज एक स्पेशल जो है वो हम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, वो है पंजाब के अंदर ज़कात और उशर का मामला। ये मामला पहले वफाकी सतह पर, कौमी सतह पर इसको 1980 के अंदर पहली बार मुतारफ़ करवाया था जनरल ज़ियाउल हक साहब के दौर के अंदर और ये तय किया गया था कि बैंकों के अंदर जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं वहाँ से ज़कात की कटौती की जाएगी और फिर उसको जो है वो मुस्तहिकीन तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन फिर 18वीं तरमीम आई और अरसा 30 साल के बाद इसको सूबों के अंदर डायरेक्टली मुंतकिल कर दिया गया। अब सूबों के अंदर जब ये मुंतकिल हो गया है तो उसकी कारकर्दगी क्या है, मुस्तहिकीन तक असल में ज़कात पहुंचाई जा रही है कि नहीं पहुंचाई जा रही, एक बात। दूसरी बात ये कि क्या ये मॉडल ठीक है कि नहीं ठीक। उसमें कुछ मकतबा फ़िक्र का मानना यह है कि ज़कात वो होती है जो अपने हाथ से दी जाए। दूसरे मकतबा फ़िक्र का मानना यह है कि मुस्तहिकीन तक अगर ज़कात नहीं पहुंचेगी तो फिर वो कारामद ना हुई, वो बात जो है वो फिर उसके ऊपर सवालिया निशान है उसकी अदायगी के ऊपर। तो क्या ये मॉडल ठीक है कि हुकूमत खुद से ज़कात काटती है और फिर वो मुस्तहिकीन तक अगर नहीं पहुंचती तो फिर उसका जो है वो क्या उसकी रेमेडी क्या है, इसके ऊपर प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे और इस निज़ाम के ऊपर जो लोगों के खदशात हैं वो भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसकी बिलखुसूस पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है जो कि NFC का 57% शेयर जो है वो लेता है, तो इसमें पंजाब जो है वो क्या कारकर्दगी दिखा रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी तो फिर बहरहाल हमने इसको डिस्कस करना है। मेरे साथ आज तशरीफ़ रखते हैं जनाब शौकत अली लालेका साहब, सूबाई वज़ीर हैं ज़कात एंड उशर के। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। सर सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि कश्मीर के ऊपर हम थोड़ी सी बात करें। उसमें ज़ाहिर है जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करेंगे तो आप पंजाब के अंदर उनके सबसे बड़े सूबे के अंदर जो है वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, ज़कात एंड उशर के मिनिस्टर हैं। तनकीद बहुत हो रही है कि आपकी खारजा पॉलिसी नाकाम है। कश्मीरियों की तकलीफ को कम करने के लिए आपने अभी तक कोई किरदार अदा नहीं किया। मैं हैरान हूँ तनकीद करने वालों पर भी और ऐसी बातें करने वालों पर भी। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में आपने तकरीर यूनाइटेड नेशन में जो इमरान खान साहब ने की, कोई ऐसे आज तक लीडर पाकिस्तान का कर सका है? फिल बदी बोले, वो फिल बदी बोले, सिर्फ फिल बदी नहीं बोले, पर्ची नहीं थी उनके हाथ, उनके पास पर्ची नहीं थी। सेकंड, वो बता रहे थे और जो वो बताना चाह रहे थे पूरी दुनिया को इस्लाम का कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे थे, कश्मीरी बिरादरी के इश्यूज बताना चाह रहे थे, वो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से और मौसर तरीके से अपनाए। जितने लोग हैं आप उनसे चेक करेंगे कि ऐसी तकरीर ना पहले किसी ने की और ना आइंदा कोई ऐसे कर सके। शौकत साहब उस तकरीर का कश्मीरियों को क्या फ़ायदा हुआ? उस तकरीर देखे ना, दो चीज़ें हैं जी। पहली दफ़ा सलामती कौंसिल में करारदाद उठी, अब दोबारा 5 दफ़ा इशू अब पूरी दुनिया में कश्मीरी बिरादरी का मौक़िफ़ तस्लीम किया जा रहा है, उजागर हुआ है और मैं समझता हूँ कि मोदी पहली दफ़ा दलदल में फंसा है इंशाल्लाह, और जिस दलदल में फंसा है इसमें निकलेगा नहीं। अब कश्मीरियों का दिन आने वाला है इंशाल्लाह कि जो वो आज़ादी लेंगे और यही इशू
यानी आप ये कह रहे हैं कि मोदी को मोदी लेकर अपने बैठेगा। इकदामात की वजह से अपने ही जाल में वो फंस चुका है आलम। इमरान खान साहब भी यही कह रहे हैं। सवाल ये है कि मोदी किस तरह से अपने जाल में फंस चुका है। मोदी साहब जो चाहते हैं वो कर गुजरते हैं। उन्होंने 5 अगस्त का दिन तय किया, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर कर दिया, और उसके ऊपर उन्होंने जो है वो चाहा था कि वो कर गुजरे। कश्मीर के अंदर मुसलमानों के साथ जो जुल्म और बर्बरियत वो चाह रहे हैं वो करते जा रहे हैं। जो किसी वक्त हलाकू भी जो चाहता था कर गुजरता था, लेकिन उसका जो अंजाम हुआ, मोदी का भी अंजाम इंशाल्लाह वही होगा। पहले कश्मीर की बात सिर्फ हम कर रहे थे, ठीक, या कश्मीरी कर रहे थे या हम पाकिस्तान कर रहा था। अब पूरी दुनिया कर रही है। ईरान ने बात की है, टर्की ने बात की है, हर शख्स बात कर रहा है, और हर लोग कह रहे हैं कि ये मौक़िफ़ जो है कश्मीरी बिरादरी का सही है। मैं समझता हूँ कि जितना नुमाइंदगी कश्मीरी इशू पे इमरान खान ने की है, आज तक किसी को जुर्रत ही नहीं हुई। आपकी साबिक पार्टी थी मुस्लिम लीग नून, आप उनको थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहेंगे कि नवाज शरीफ साहब की बेहतरीन डिप्लोमेटिक उन पॉलिसीज़ की वजह से, उनकी फॉरेन पॉलिसी बेहतरीन थी कि एक दफ़ा वाजपेयी साहब को लाहौर बुला लिया, दूसरी दफ़ा मोदी साहब को यहाँ बुला लिया। खान साहब के तो वो मोदी साहब फ़ोन नहीं उठाना पसंद करते, तो हमें ज़रूरत क्या है? तारीफ तो करते हैं। 2 मिनट, हमें ज़रूरत क्या है? मैं नून लीग को मैंने छोड़ा इसीलिए कि उनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से। ये जो आपकी ऑरेंज ट्रेन बनी खड़ी है ना, ये लाहौर में सिर्फ 2% लोगों को फायदा है, और अरबों के ये जो सब्सिडी दी जा रही है, पैसा तो अलग लगा है ना, सब्सिडी अरबों में दी जा रही है। अगर यही प्रायोरिटीज नवाज शरीफ जनूबी पंजाब में लगा देता, पूरे पंजाब में लगा देता, किसानों को लगा देता, नहरों की लाइनिंग कर देता, अगर यही प्रायोरिटीज, यही पैसा नवाज शरीफ सही प्रायोरिटीज अगर सेलेक्ट करता, पूरे पाकिस्तान में बराबर तकसीम करता तो आज ऐसे ना होता। दूसरा अपना इमरान खान भी गया है, ट्रंप के साथ मुलाकात की है, उसका एक्सेंट, उसका अंदाज भी आपने देखा है, उनका कॉन्फिडेंस और अपनी बात करने का। और आपने नवाज शरीफ की भी पर्ची देखी थी, शर्म आ रही थी। मैं उस पार्टी में था उस वक्त, मुझे शर्म आ रही थी कि ये मेरा लीडर बैठा है, इस तरीके से तो मेरा सेक्रेटरी मेरे पास नहीं बैठकर मुझे बात करता। लिहाजा ये कोई क्रेडिट नहीं है। मोदी का लाहौर आना कोई क्रेडिट नहीं है, वाजपेयी साहब का लाहौर डिसक्रेडिट है। अच्छा, मोदी को आना चाहिए था तो पूरी कौम की कंसेंट के साथ आना चाहिए था। ये नहीं है कि वो इनके साथ शादियां अटेंड करता फिरे और वहाँ कश्मीरियों पे जुल्म करता फिरे। इनके साथ शादी मनाए, इनके साथ केक काटे और उधर गोली मारे। लालेका साहब ये बताएं, अगर आप 72 सालों की कहानी उठा के देखें, आपको क्या लगता है कश्मीर के मामले में खास तौर पर कि आपकी हुकूमत की कारकर्दगी सबसे मुख्तलिफ है, सबसे बेहतर है? जो इकदाम इन्होंने उठाए वो 70 साल की हुकूमतें ना उठा सकी। कोई नहीं उठा सका। जो इकदाम हम उठा रहे हैं और हम करने जा रहे हैं, और जिस तरीके से हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, इमरान खान साहब कर रहे हैं, नवाज शरीफ भी नहीं कर सका और जरदारी भी नहीं कर सका। अच्छा, चलें अब ये बताएं कि आखिर मैं इसमें चूंकि आगे और दूसरे टॉपिक्स के ऊपर बढ़ना है, रेमेडी क्या होनी चाहिए कश्मीरियों के लिए? कश्मीरियों को रिलीफ कैसे दिलवाया जा सकता है? इसके बगैर ना हिंदुस्तान के पास, ना पूरी दुनिया के पास और कोई रास्ता ही नहीं कि उनकी राय शुमारी कराई जाए और उनकी राय शुमारी मुताबिक वो अगर पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं पाकिस्तान में हो, आज़ाद होना चाहते हैं आज़ाद हो। लेकिन ये कोई जुल्म मतलब हद है इस ज़्यादती की कि जहाँ वो रह रहे हैं किसी की मर्ज़ी के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी गुजारें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी भी ना गुजार सकते। लालेका साहब ये बताएं, आपके पास ज़कात एंड उशर की मिनिस्ट्री है और ये बड़ी अहम मिनिस्ट्री है। इमरान खान साहब का विजन है, मदीना की रियासत की वो बात करते हैं कि मदीना की रियासत बनाएंगे, और मदीना की रियासत में ज़कात एंड उशर की जो मिनिस्ट्री है ये बड़ी अहम कंसिडर होगी कि मुस्तहिकीन तक उनका हक पहुंचना चाहिए। आप उसके लिए क्या इक़दाम करें? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मेरी 2 साल कारकर्दगी मैंने भिजवाई है और उसमें भी मैंने कहा है, आपके चैनल के तवस्सुत से भी मैं कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में जी हम रियासत मदीना के तसव्वुर को लेकर चल रहे हैं और फाल किरदार अदा कर रहे हैं। बेहतरीन मिनिस्ट्री है मेरे पास, सबसे अहम मिनिस्ट्री है मेरे पास, और इसको अगर ज़कात की सही रूह के मुताबिक काम किया जाए तो ये दुनिया भी है, दीन भी है, आखिरत भी है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहली दफ़ा
पाकिस्तान की तारीख में, ज़कात डिपार्टमेंट की तारीख में जी 99, ये नोट कीजिएगा जी, कि 99.9 लोगों तक हमने ज़कात पहुंचाई जो मुस्तहिक थे। जो मुस्तहिक थे। आपके पास और दूसरा, पंजाब में एक शख्स आप साबित कर दें कि जो गैर मुस्तहिक को मुस्तहिक किया गया हो, उसकी जिम्मेदारी मैं लूँगा। बहुत अच्छी बात है। मुझे सिर्फ ये बताएं, मुस्तहिक का क्राइटेरिया क्या है आपके नजदीक? मुस्तहिक का क्राइटेरिया जो होता है वो लोकल यूनिट जो होता है, चेयरमैन होता है उस महल्ले का, उस गांव का, वो तय करता है। ये जो आपकी 24,400 कमेटियां बनी हुई हैं, 24,000 जो इनकी 50 जिम्मेदारी, हर कमेटी की जिम्मेदारी? इस कमेटी की जिम्मेदारी है कि वो उस महल्ले में रहता है, उसको पता होता है, ये कमेटी कितने अफराद पर उसको मुश्तमिल पता होती होता है कि मुस्तहिक अरसलान है या शौकत है या ये कैमरा मैन। ये कमेटी कितने अफराद पर मुश्तमिल होती है? ये 9 अफराद पे मुश्तमिल। 9 अफराद। ये 9 अफराद ये एक यूनियन काउंसिल के तहत? नहीं, यूनियन काउंसिल नहीं, या उससे भी एक छोटे महल्ले, लेवल पे? उससे भी छोटे, 5,000 से 10,000 तक की आबादी में ठीक है। एक होता है, यूनिट होता है। ठीक हो गया। चेयरमैन होता है, उनके काउंसलर होते हैं और पूरे एक यूनिट होता है। ठीक हो गया। तो वो क्या क्राइटेरिया की बुनियाद के ऊपर सर मुस्तहिक का तयन करते हैं? सर उनको रिकमेंड करते हैं, अच्छा, वो फॉर्म जमा कराते हैं जो मुस्तहिक होते हैं, ठीक है, फिर उनकी वो तहकीक करते हैं लोग। ठीक है। आप जिस गांव के रहने वाले हैं ना, आपको बहुत पता होगा, इल्म होगा कि ये कौन मुस्तहिक है और कौन नहीं। ठीक है। और जो ज़्यादा गरीब होता है उनको वो देते हैं। अच्छा, हाँ। उनको क्या सर उसमें आप लोग बेवा को देते हैं, उसमें आप लोगों का सर ये मुख्तलिफ पैटर्न क्या है वो? हाँ, मुख्तलिफ बातें हैं। अच्छा, हम गुजारा अलाउंस में ठीक। सेमाई किस्त देते हैं 4,500। पहले 3,000 देते थे, अच्छा, पहले लोग 3,000 देते थे, हमने आकर 4,500 की। ठीक है। हमने ब्लाइंड नाबीना जो हजरात होते हैं उनको हम देते हैं 4,500 से हमने 6,000 की। अच्छा, मैरिज ग्रांट देते हैं हम, ठीक है। वो 25,000 देते हैं हम, हम्म। 20 से 25,000 देते हैं। ठीक है। और हम हेल्थ में देते हैं, एजुकेशन में देते हैं, अच्छा, अपना दीनी मदारस में देते हैं। अच्छा, हाँ, ये जो मरीज़ हैं अपना हॉस्पिटल में हमने DHQ और THQ में ठीक। 100% फंड्स बढ़ा दिए। हमने पहले साल 18 और 19 में 3,20,000 लोगों को ज़कात से मुस्तफ़ीद हुए हमारे ठीक। पंजाब में, और 19 से 20 में 5,50,000 लोग मुस्तफ़ीद हुए। अच्छा, हमारा इदारा सिर्फ ज़कात देता नहीं है, ठीक। हमारा इदारा ये भी काम कर रहा है कि नादार और गरीब ख़ानदान के बच्चे बच्चियों को पहले फ़नी तालीम देता है, डिग्री मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूं, तो फिर यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। एक ब्रेक लेते हैं जी प्रोग्राम में। शौकत अली लालेका साहब सूबाई वजीर हैं ज़कात हैं उशर के, वो आज हमारे मेहमान हैं और उनके साथ उनके महकमे की कारकर्दगी के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। शौकत लालेका साहब, सर सबसे पहले मैं आता हूँ, आपके डिपार्टमेंट ने किस तरह से कैटेगराइजेशन की हुई है, किस किस को आप ये ज़कात के पैसे देते हैं, कितने पैसे आप इकट्ठे करते हैं, ये तमाम बातें करते हैं। लेकिन सबसे पहले इस निज़ाम के ऊपर ही सवालात उठ रहे हैं, लोग ही मुतमईन नहीं हैं। वो कहते हैं कि ये किस कैपेसिटी में हमारे पैसे काटते हैं, ये हक ही नहीं पहुँचता, इस्लामी शरी असूलों के मुताबिक नहीं है। ये क्या कहेंगे इसके ऊपर? पहला तो मैं ये बताऊँ कि ये सवालात जो उठ रहे हैं ये हमारी बदकिस्मती है कि 30 साला सिस्टम में ज़कात को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया, ठीक हो गया, और मिसयूज़ किया गया। ठीक हो गया। जब मिसयूज़ किया जाए और इतने अहम मुकद्दस फ्रीज़े को हम मिसयूज़ करेंगे तो फिर सवालात तो उठेंगे। ठीक है। बेहतरीन आपने सवाल किया। मैं आपके तवसत से पैगाम देता हूँ पूरे पंजाब में कि किसी जगह पे हमारा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से साफ़ और शफाफ चल रहा है। ठीक। करप्शन से हम पाक करने की कोशिश कर रहे हैं और करप्शन से पाक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, माशाल्लाह। किसी जगह पे करप्शन हो रही हो तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, एक। और आपका पैसा जो आवाम का पैसा है वो सही मुस्तहिक तक जा रहा है। मैं खुद विजिट करता हूँ पूरे पंजाब में, दफ्तर में नहीं मैं बैठता। ठीक। अच्छा। मेरा सेक्रेटरी विजिट करता है पूरे पंजाब में, एडमिनिस्ट्रेटर विजिट करता है। हमने 36 अजला में ड्यूटी लगाई है, विज़िट किए हैं। 36,000 ख़ानदान की महकमाना हमने वेरिफिकेशन करवाई है और चेक कर रहे हैं हम
अल्हम्दुलिल्लाह के सही जा रहा है। और दूसरा सवाल आपने किया जी कि ये इस निज़ाम के ऊपर सवाल इसलिए उठता है कि शरी असूलों के मुताबिक नहीं है। उस वक्त इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की गो रिकमेंडेशंस के मुताबिक ये बना था, और उस वक्त लेकिन बैंक से जो डायरेक्ट कटौती हो जाती है ज़कात की मद में, ये एक कम्युनिटी तो समझती है बिल्कुल ही गलत है, तो उसके ऊपर क्या जवाब है? नहीं, एक जो है ना शिया हजरात, वो चूँकि उनके फ़िक़ा में है कि जी ज़कात जो है ना वो अपने तरीके से देते हैं। हाँ ठीक, उनका अपना इशू है, ठीक, वो उस तरीके से देते हैं, इसके अलावा किसी को ये इशू नहीं है। और अफजल ज़कात वो नहीं होती जो अपने हाथ से दी जाए, और मुस्तहिक वो होता है जो अपनी फैमिली मेंबर्स के अंदर सबसे पहले। मैं ये बताता हूँ, 3 होते हैं जी। सबसे पहले अगर कोई सबसे ज़्यादा गरीब है, आपका रिश्तेदार है, तो आपका वो उसको है। दें। फिर आप अपने हमसाये को दें। उसके बाद जो आप गरीब है और यतीम है, यतीम और बेवा को दें। मैं अजीब सवाल है ये कि जो टैक्स गवर्नमेंट ने लागू किया है या वक्त का वज़ीर आज़म लागू करे, वो तो सही है, ठीक, और जो रहमतुल लिल आलमीन टैक्स लागू करके गए हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टैक्स लागू कर गए हैं, उस पर तो क्वेश्चन उठने नहीं चाहिए। नहीं, उस पर कोई सवाल नहीं है। वो लोग कहते हैं हम खुद देंगे अपने मुस्तहिकीन को। गवर्नमेंट के ऊपर एतमाद नहीं रहा ना उन्हें। असल मसला एतमाद का है। अगर लोग खुद देने लग जाएं अपने मुस्तहिकीन को, जो लोग जिनकी ज़कात बनती है उस रेशो से देने लग जाएं, तो आपको पाकिस्तान में कोई ज़कात लेने वाला ना मिले। हाँ बिल्कुल ठीक। बदकिस्मती हमारी ये भी एक फैक्टर। हाँ जी, बदकिस्मती हमारी ये है कि लोग देते नहीं है। अरबों रुपए के लोग लेकर 1 लाख रुपया देकर उनका फिर कैमरा सेशन और फोटो सेशन होता है। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने देखा है कि रमजान से पहले लोग बैंकों से पैसा निकलवा लेते हैं। वो अब इंशाल्लाह नहीं निकलवाएंगे। जब हमारी हुकूमत आई ना, इमरान खान साहब की हुकूमत आई, 4 अरब का हमारा बजट था। ठीक। अब दूसरे साल लोगों ने इमरान खान पे एतमाद किया है और 6 अरब का बजट हुआ, जो हमने डबल किया है ना। 3,000 से गुजारा अलाउंस हमने पर पर्सन 4,500 की है, और 4,500 नबीना से 6,500 की है, या हेल्थ में हमने डबल किया है। बिल्कुल 100% फंड्स बढ़ाए हैं, तो वो इसीलिए हमारा बजट बढ़ा है और लोगों ने इस दफ़ा कम निकलवाए हैं। ये गुजारा अलाउंस के इस्तेफादा गुनगान की तादाद 1,20,000 से बढ़ाकर 1,70,000 कर दिया आपने। ठीक। और दूसरा सेमाई 3,000 से बढ़ाकर 4,500, और नाबीना के लिए 4,500 से बढ़ाकर 6,000 कर दिया। अच्छा सर, ये बताएं, ये अच्छा किया आपने ये दोनों बातें छेड़ दी। ये जब आप बढ़ा देते हैं तो फिर ये जो लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड के तहत ले रहे थे पैसे, उसके साथ मर्ज तो नहीं करते आप उसको, या वो अलग से है? और जो आपसे ले रहा है वो उनसे ले सकता है कि नहीं? इस निज़ाम को भी आपने देखा है? इस निज़ाम को हम देख रहे हैं। अच्छा, इसको हम टैली कर रहे हैं, और हमारी कोशिश ये होती है, ये हमारा बेहतरीन सिस्टम है कि लोकल यूनिट जो है ना उसको पता होता है। ठीक। कि ये बेनज़ीर नहीं सर। अच्छा, बेनज़ीर नहीं कहना? नहीं, बेनज़ीर का फंड है ही नहीं ना। अच्छा। सर वो आप 10 साल पुरानी बात कर रहे हैं ना। नहीं, गुजारी ये है कि वो था तो वही ना। नहीं, उसका तरीकेकार उसको आपने ना देखें। कोविड में ना, हाँ जी, जितना फंड्स हमारी हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने पहुंचाया है ना, और लोग माने हैं कि पैसा मिला है, इसी तरीके से ज़कात डिपार्टमेंट का मैं वज़ीर आला पंजाब ने कहा जी कि 1 दिन के 2 दिन के अंदर मजदूर और दिहाड़ीदार को पहुंचाओ। हमने 1,70,000 आदमी को 9,000 के हिसाब से 2 दिन के अंदर पहुंचाया। फिर 2 लाख इजाफी लोगों को हमने 4 दिन के अंदर पहुंचाया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा कोविड-19 में लोगों को पता चला है कि फंड्स मिला है, और सही मुस्तहिक लोगों को मिला है। ये एहसास प्रोग्राम के तहत जो आप लोगों ने पैसे दिए हैं, वो लोगों तक पहुंचे हैं एहसास प्रोग्राम। कोई शक नहीं है इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको मिक्स तो नहीं हो जाती है? अच्छा, वो अलग है, ये अलग है, वो अलग है, ये अलग। ये एक आदमी उससे बेनिफिट नहीं उठा सकता, ये वो नहीं उससे उठा सकता। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप ये जो करते हैं कि मुख्तलिफ THQs में पैसे दे दिए, DHQ में पैसे दे दिए, अद्वियात के लिए, दिगर मद के लिए, ये ज़कात के पैसों का इस मसरफ में इसका इस्तेमाल जो है, ये इससे पहले बहुत ज़्यादा इसमें बेज़ाब्तगियाँ भी रही हैं, उसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिए। बिल्कुल, इसके हमारे ऑडिट पैरा भी लगे हैं। ठीक।
कि होता ये है कि अगर कोई पेशेंट चला जाता है, मरीज जाता है, तो फौरी हमारा वहाँ ऑफिसर जो होता है साइन करता है, पर्ची बनाता है, वो साइन नहीं कर पाता, तो वो मरीज को अगर मेडिसिन मिल जाती है तो उस पर प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन जैसे ही मैं आया हूँ ना, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट और DZO की ये ड्यूटी लगाई है कि आपका हर आदमी 24 घंटे वहाँ बैठेगा इंशाल्लाह, और वो ड्यूटी करेगा जब तक हॉस्पिटल चलेगा, जब तक आउटडोर चलेगा वो बैठेगा इंशाल्लाह, और सही लोगों तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। वहाँ 3 डिपार्टमेंट रहते हैं, सोशल वेलफेयर भी होता है, हेल्थ भी होता है, और ज़कात भी होती है। ये 3 डिपार्टमेंट मिलकर ये करते हैं। वहाँ कहीं साइन रह जाएं तो वो उसको बेज़ाब्तगी के ज़ुमरे में आ जाता है, ठीक, कि बगैर साइन के किसी मरीज़ को मेडिसिन दे दी गई कि उस वक्त बैठा नहीं था। अच्छा सर, ये बताएं कि ये नौजवानों को हुनरमंद बनाना या उनको ऐसा निज़ाम तश्कील देना जिससे वो खुद अपने लिए रोज़गार के उनके जो है वो कुछ सिलसिला शुरू हो सके, उसके लिए आप क्या किरदार अदा करें? असलन मैं समझता हूँ कि बेहतरीन सिस्टम है हमारे पास। अच्छा, आप विज़िट करें TVTC का। इंतहाई गरीब लोग जो अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते और उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता कि बच्चों को भीख पे लगाएं या मजदूरी पे लगाएं। अच्छा, हम उन बच्चों को उठाते हैं, उनको वजीफ़ा भी देते हैं, ठीक, और हम उनको तालीम भी मुफ्त देते हैं, उनको 1 साल की डिग्री देते हैं, उसके बाद उनको पैसा देते हैं। अच्छा, कि भाई ये 50,000 रुपये आपको दे रहे हैं, ठीक, आप अपना स्टोर बना लें, अपना दुकान बना लें, अपना कोई ढाबा बना लें, ताकि आप रोज़गार वाले हो जाएं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इन 2 सालों में 75,000 लोगों को हमने ज़कात लेने वाले से ज़कात देने वाला बनाया। माशाल्लाह। जैसे ही हमें फंड्स ज़्यादा मिलेंगे इसको हम डबल भी कर सकते हैं और भी बढ़ा सकते हैं। तो लिहाजा ये जो साहब आपका कुछ चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी है उनके ऊपर? 100%। उनको कैसे चेक करते हैं आप? हम उनका ऑडिट करते हैं। अच्छा, जैसे मैं आया ना, नहीं ये तो आपका इंटरनल ऑडिट है ना, जिसको आपने पैसे दे दिए, हाँ, वो अब इस पोजीशन में है कि वो वहां से वो अब ज़कात लेने वाला नहीं रहा, उसका कारोबार अच्छा हो गया, उसके ऊपर कैसे चेक एंड बैलेंस? पहली किस्त देते हैं ना। अच्छा, पहली किस्त देते हैं, उसको चेक करते हैं कि इसने शॉप खरीद ली, मतलब शॉप पे कोई सामान रख लिया। अच्छा, कोई टायर वो उसी कमेटी के जरिए चेक होगा? वहाँ उसी कमेटी के जरिए चेक होता है। DZO चेक करता है। अच्छा, DZO डिस्ट्रिक्ट का हमारा जो है चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट, वो चेक करते हैं। ठीक है, और अगर वो काम कर रहा होगा तो दूसरी किस्त उसको मिलेगी, अगर काम नहीं कर रहा होगा तो दूसरी किस्त हम नहीं लेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे। अच्छा, उलमा कराम की एक जगह मैं पढ़ रहा था, उनकी अब ये राय आई है, एक हालिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से राय भी मांगी थी, उसके बाद एक राय ये बढ़ना शुरू हुई है कि ज़कात के निज़ाम के ऊपर नज़रसानी करने की ज़रूरत है, इस कटौती के निज़ाम के ऊपर, और उसमें उलमा कराम से मुशावरत होनी चाहिए। तो आपकी कोई उलमा कराम से इस हवाले से मुशावरत हुई हो जिसमें ये इस कटौती के निज़ाम के ऊपर नज़रसानी की बात की गई हो? नहीं, हमारे साथ ऐसी कटौती के निज़ाम की कोई ऐसी मेरी मीटिंग नहीं हुई। अच्छा, और मैं समझता हूँ कि इसको खुद लोगों को देना चाहिए ज़कात। अच्छा, हाँ, लोगों को खुद देना चाहिए और इंशाल्लाह लोग देंगे। उशर के ऊपर आए जी, हमारे यहाँ उशर को देने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है सर। असल में ये बड़ा एक टची सा सवाल आपने कर दिया है कि उशर देना चाहिए। मैं उशर अल्हम्दुलिल्लाह देता हूँ, माशाल्लाह, ऑन एयर कह रहा हूँ, माशाल्लाह, और ये भी लोगों को कह रहा हूँ कि जो ज़कात देंगे, उशर देंगे, तो आपके पैसे में, आपकी फसल में बरकत होगी। माशाल्लाह। और ये मेरा तजर्बा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी फसल जैसे ही मैं उशर देता हूँ मेरी फसल उससे बेहतर होती है, माशाल्लाह। और पैसा भी अल्लाह ताला ने कमी नहीं दी। मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ और इस तरीके से लोगों को उशर देना चाहिए। लेकिन इशू ये आ गया है कि मुख्तलिफ टैक्सेस लग गए हैं, एग्रीकल्चर टैक्स लग गया है, इनकम टैक्स लग गया है, ठीक, सेल्स टैक्स लग गया है, जिम्मेदारों पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग गए, ठीक है, 5-6 मद में आबियाना में दे रहे हैं, सेल्स टैक्स में दे रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टैक्स हैं, दोनों टैक्सेस दे रहे हैं। वो पहले किसान पिसा पड़ा है। तो अब ये इशू हम उठा रहे हैं कि नहीं, उलमा कराम की उसके ऊपर राय सबसे अहम समझी जाएगी कि अगर वो उस जुमरे में टैक्स दे रहे हैं तो क्या उससे उशर अदा हो गया कि नहीं? हमने मीटिंग की है पहले फिनेंस और रेवेन्यू वालों से। अच्छा, अब हम उलमा कराम से भी कर रहे हैं।
उसके बाद मैं जा रहा हूँ कि इसको अगर हम लागू करें तो ये बेहतरीन सिस्टम है हमारा, गरीबों तक उशर लेकर गरीबों तक पहुंचाना। नहीं सर, इसको कैसे इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है? अगर उलमा कराम वहां पर टैक्स दे रहे हैं तो रियासत इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सकती? करवा सकती है, इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इशू आ रहा है कि 8-7 टैक्सेस तो पहले जा रहे हैं, किसान से लिए जा रहे हैं। ठीक है। और उशर भी किसान से ही लेना है। और ये उशर जो है ये खुद से होगा कि वो खुद से अपनी फसल का तखमीना करे, या उसके लिए भी आपको कोई निजाम मौजूद है? ये हम ये स्टडी कर रहे हैं। हम ये जा रहे हैं कि कोई टैक्स अगर वेव हो जाता है, ठीक है, ज़राई इनकम टैक्स कर दें या दूसरा, तो उसकी जगह उशर को लाया जाए। अच्छा। और उशर को अगर लाया जाए तो मुतमिन होगा किसान भी। नहीं सर, मेरा सवाल है कि उस किसान से वो कलेक्ट कैसे होगा? वो कलेक्ट होगा रेवेन्यू के जरिए। अच्छा। हाँ, रेवेन्यू के जरिए कलेक्ट होगा। पटवारी, तहसीलदार और एसी असिस्टेंट कमिश्नर वो उसकी फसल का रखेंगे, तखमीना लगाएंगे कितनी फसल निकली है, कितनी फसल निकली है। उनसे बैठकर वो मुसलमान है इंशाल्लाह, इसमें दीन का जो आ जाता है ना पहलू, और जिसमें ईमान की कुछ भी रत्ती भी बराबर होगी, वो इंशाल्लाह इसको मख्फी नहीं रखेगा। मुझे एक ब्रेक पे जाना है सर, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ तो फिर गुफ्तगू को थोड़ा सा कैनवस को बड़ा करते हैं और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर बात करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं जी। शौकत अली लालेका साहब सूबाई वजीर हैं ज़कात एंड उशर के, आज हमारे मेहमान हैं, मेरे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। शौकत लालेका साहब, सर आप तो अपने महकमे के अंदर काम कर रहे हैं और माशाल्लाह कॉन्फिडेंट हैं कि आप मुस्तहिकीन तक ज़कात भी पहुंचा रहे हैं, उशर के मामले में भी आप चाह रहे हैं कि इसके ऊपर कोई ना कोई काम हो जाए। लेकिन इस सारी प्रैक्टिस के बावजूद आपका महकमा अपने तौर पर अगर कारकर्दगी दिखा रहा है, लेकिन पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान है, क्यों? मैं हैरान हूँ। पहले तो जो मिनिस्ट्री मुझे दी गई है, पहली दफ़ा हमारी पार्टी मीटिंग हुई तो इमरान खान साहब ने पार्टी मीटिंग में कहा कि जिस शख्स के पास भी इस पार्टी में ड्यूटी लगेगी, अगर किसी ने भी करप्शन की, किसी ने भी जुल्म ज़्यादती की, किसी ने भी आवाम की मुश्किलात बढ़ाई, तो वो शख्स ना पार्टी में मैं रहने दूंगा, ना उस ओहदे पे रहने दूंगा। ठीक है। और ऐसे इमरान खान ने किया। ठीक है। पाकिस्तान की तारीख में पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसने मिनिस्टर भी फारिग किए, सूबाई मिनिस्टर भी फारिग किए, और अपने ओहदे में जितने भी करीबी लोग थे, जहां भी उन्हें प्रॉब्लम आया, उन्होंने फारिग किया। एक तो ये है। दूसरा ये है कि इस कारकर्दगी पे जब हमारी सर वो अलीम खान साहब फारिग हुए थे, वापस आ गए, सब्तैन खान साहब हुए थे फारिग, वापस आ गए। एक मिनट पहले नंबर पे अलीम खान फारिग हुए थे। अलीम खान ने खुद रिजाइन किया था। हाँ, ठीक है। और उसने कहा था कि जब तक मैं साफ होकर नहीं आऊँगा मैं वापस नहीं आऊँगा। ठीक है। ये नहीं कि एहसन इकबाल पे केस चल रहा है, ये नहीं कि अपना वो केस तो उन पे भी चल रहा है सर, वो भी कौन सा क्लीन चिट मिल गई उन्हें? दोनों को नहीं मिली। दो चीजें। ये नहीं कि जिस तरीके से उनका मरी वाले का वो जो वजीर आजम है शाहिद खाकान अब्बासी, हाँ जी, उन पे करप्शन का केस चल रहा था, नैब में पेशी भुगत रहे थे और साथ वजीर आजम बने हुए थे। ये चीजें इमरान खान जब क्लियर हुआ सब्तैन ज्यादती की गई सब्तैन के साथ, क्लियर नहीं हुए ना अभी तक, उनके केस तो चल रहे हैं ना सर अभी अदालतों में। सर सब्तैन जो है, सब्तैन उस वक्त मिनिस्टर ही नहीं था। अब वो एक अलग कहानी है। वो तो फिर नैब की कारकर्दगी, नैब भी अपोजिशन कहती है नैब न्याजी गठजोड़ है, नैब की कारकर्दगी के ऊपर सवाल आता है। मैं कहता हूं कि सब्तैन उस वक्त मिनिस्टर ही नहीं था। बिल्कुल, मैंने सब्तैन खान साहब का इंटरव्यू किया रिहाई के फौरन बाद। हाँ। और अभी पिछले दिनों भी किया। सब्तैन खान साहब के साथ ज्यादती हुई है, मैं भी मानता हूं, और इसके ऊपर पूरे फैक्ट्स हमने चेक किए हैं। अब मसला ये है कि अगर नैब उनको पकड़ता है, अगर नैब उनको पकड़ता है किसी भी जुर्म के अंदर, या वो जुर्म अभी सरजद ही नहीं हुआ और किसी एक मासूम को, इनोसेंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो फिर नैब की कारकर्दगी के ऊपर सवाल आता है ना। और नैब आपका हुकूमत का हम इदारों को एक इदारे के तौर पर काम, हम इदारों को मानते हैं। ठीक है। हमें नैब बुलाए, हमें सुप्रीम कोर्ट बुलाए, हमें जो इदारा बुलाए, जो जवाब दे होगा, हम अपनी अना नहीं रखेंगे, हम जवाब देते हैं। ठीक है। एक दूसरा जो कारकर्दगी की आपने बात की, मैं 2 साल हमारी हुकूमत को हुए हैं। जब ये साबका हुकूमत गई
ये दिवालिया करके गई। इसने ऑन गोइंग स्कीम्स इतनी 5-5 लाख करके चला दी। इन्होंने बोगस चेक दे दिए। इन्होंने खजाने को, ये हर शख्स कहता है जो भी हुकूमत आती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये इन्होंने किया है कि खजाना खाली किया है। ठीक है। और उसके बाद हम आए, ये हमें क्रेडिट जाना चाहिए ना कि इनकी ऑन गोइंग स्कीम्स जो हैं उनको हमने ऑन किया। ठीक है कि एक पे 10 करोड़। ये ऑरेंज ट्रेन तो एक चलाई नहीं जा रही आपसे सर, पता है क्या, कितने अरब रुपए का इन्होंने इसमें प्रॉब्लम क्रिएट किया। पहले 2 साल इनको ये किया, अब भी हम इस पे पैसा लगा रहे हैं। ये कोरोना अगर ना था, इन्होंने कर दिया, लेकिन ये रियासत का पैसा है ना, आवाम का तो पैसा हम लगा रहे हैं, तो आप संभालें तो सही। हम चला रहे हैं, संभाल रहे हैं, हमने संभालना। अभी 2 स्ट्रक्चर खड़ा है, ये इसको खड़े हुए को जो है वो 2 साल हो चुके हैं। आप इसको प्रैक्टिकली लाएं, आवाम को फायदा पहुंचे, जितनी भी चाहे 1% आवाम को पहुंचेगा तो सही। कौन खड़ा करके गया है? ये हमारे वो हड्डी इन्होंने की है कि ना हम इसको उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। अरबों का फंड्स इन्होंने 1-2% लोगों के लिए लगा दिया। उसके बाद भी हमने ऑन किया और हमने कहा कि हम इसको इंशाल्लाह इसको पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। ठीक है। अगर कोरोना ना आता, अगर ये इश्यूज ना आते, तो हम हमारे मंसूबे सब चल रहे थे। और मैं समझता हूं कि हर मिनिस्टर इस गवर्नमेंट में, वज़ीर आला, आवाम के सामने जवाब दे। और हम हर आपको सर, अगर आप आवाम के सामने जवाब दें तो महंगाई की शरह कहाँ पहुंचा दी आपने, बेरोजगारी कहाँ पहुंच गई है। ये 2 बुनियादी चीज़ें होती हैं जिससे आवाम देखती है कि यार मेरी हुकूमत मुझे डिलीवर कर रही है कि नहीं कर रही। यहाँ बेरोजगारी भी बढ़ गई, यहाँ महंगाई की शरह भी बढ़ गई। इसमें महंगाई की शरह जो बढ़ी है, तस्लीम खान साहब ने खुद किया। नहीं, मैं भी कह रहा हूँ कि महंगाई बढ़ी है, हाँ जी, बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन उसके सबब तो देखें ना कि वादा 1 करोड़ नौकरियों का था, 2 साल में बेरोजगारी बढ़ गई, तो 3 साल में 1 करोड़ नौकरियां कैसे देंगे? इतना बड़ा प्रॉब्लम जो कोविड-19 का आया है पूरी दुनिया में, पूरा नक्शा और पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया है। यानी आप अपने लिए, अपने मामलात में कोरोना को रिलीफ समझ रहे हैं? नहीं, आप उसके पीछे क्यों छुप रहे हैं? अपोजिशन कहती है आप छुप रहे हैं, उसके पीछे आप भी कोई बयान मैं जिस तरीके से इमरान खान साहब कोरोना के साथ फाइट की है और सब लोग एक साइड पे थे। अब तो वो अल्लाह ने किया, हम रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं। इसको क्रेडिट नहीं देंगे इमरान खान नहीं, देना चाहिए ना, बिल्कुल देना चाहिए। वो कहता था कि मैं स्मार्ट लॉकडाउन करूंगा, हाँ, उसका कामयाब हुआ। ठीक है। उन्होंने लोगों को रोजगार भी करने दिया और कोरोना के साथ भी फाइट की। ठीक है। पूरा पाकिस्तान कहता था, ये नून लीग वाले भी और पीपल्स पार्टी वाले भी और मीडिया वाले भी और डॉक्टर भी, कि जी इसको पूरा बंद कर दें। अगर 6 माह बंद कर देते तो जो गरीब एक कमरे में 10-10 लोग बैठे थे, भूख से मर ना जाते। कोरोना से लोगों ने नहीं मरना था, भूख से मरना था। अब किसी शख्स ने कहा कि इमरान खान की स्ट्रेटजी सही है। असल जो स्ट्रेटजी जो ठीक है वो सर, ठीक है। पहली दफा मैं आपकी जुबान से सुन रहा हूं। जो ठीक है उसको हम ठीक ही कहेंगे सर। पहली दफा मैं आपकी जुबान से सुन रहा हूं। आपकी मेहरबानी है। जो ठीक है लालेका साहब, वो तो ठीक है। जो गलत है उस गलत को ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है। हमारी अगर कोरोना से पहले ना आप उठाकर देख लें कि ट्रैक पे चल गए थे। अच्छा। मैशत को संभाला, स्टार्ट हो गया था। अच्छा। लेकिन बदकिस्मती के आगे से फिर गैप आ गया। ठीक है। इंशाल्लाह इमरान खान की क़यादत में ही ये सिस्टम पाकिस्तान सही समझ। ये बुज़दार साहब को तब्दील कौन करना चाहता है सर? ये मीडिया करना चाहता है। मीडिया तो नहीं करना चाहता। मीडिया में ना इल्जाम रखे सर, वो तो उनकी अपनी कारकर्दगी है, उनकी अपनी पार्टी के लोग उनसे मुतमईन नहीं है। 2 साल हो गए ना। सवाए खान साहब के, इस बात को आप दिल पे हाथ रख के बताएं, सवाए खान साहब के बुज़दार साहब को कोई बंदा कबूल करने को तैयार ही नहीं। मैं तैयार हूँ। नहीं, आप ठीक है, अच्छी बात है, तैयार है। मैं तैयार हूँ। हमारा हर मिनिस्टर पार्टी के अंदर साजिशें हो रही हैं उनके खिलाफ। हर मिनिस्टर कबूल करता है। हमारी कैबिनेट मीटिंग में बुज़दार ने कोई बात नहीं की थी, वज़ीर आला ने कोई बात नहीं की थी। हमने खुद कहा था कि ये जो मीडिया पे बात चल रही है, गलत चल रही है। हम इसको कहते हैं इत्मीनान का वोट देते हैं और हम कहते हैं कि उस्मान बुज़दार सही काम कर रहे हैं। शरीफ आदमी है, बेइज्जत करता था शहबाज शरीफ। दफ्तर में MPMN जाते थे, दफ्तर में कोई शख्स जाता था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा। IG के मुंह पे फैल मारते हुए शहबाज शरीफ को, मैंने अपनी आंखों से देखा है MNA के मुंह पे फैल मारते हुए शहबाज शरीफ को।
ये शख्स नहीं, ये तो इखलाकियात से गिरी इखलाकियात- हरकतें तो नहीं होनी गिरी चाहिए, हरकत नहीं करते लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर तो अच्छे थे ना, ये तो तस्लीम कर लें आप, उन्हें काम करवाना जानते थे। बुज़दार साहब तो सिर्फ तबादले करना जानते क्या हैं। काम, बेइज्जत करना जानते थे, नहीं, काम करवाना वो नहीं जानते उसके थे। मैं हक में नहीं हूँ, वो नहीं होना चाहिए। बेइज्जत करना जानते थे, काम करवाना नहीं जानते थे। ये भी मैं तस्लीम करता हूँ कि वो काम अपने करवाना एमपी जानता है, एमएनए बेइज्जत से करना नहीं जानता। एमपीए एमएनए से शहबाज शरीफ साहब मुलाकात तक नहीं किया नहीं करते करते थे। थे। ये मैं नहीं कर- तस्लीम करता हूँ इस बिल्कुल बात नहीं को। करते थे। लेकिन सर गुजारिश ये है कि काम अगर उन्होंने करवा लिए, अगर उनकी परसेप्शन बेहतर थी, क्यों आज अवाम ये चाह रही है? किस महकमे में? सुने, बुज़दार साहब ने क्या किया, आपने 4 आईजी तब्दील कर दिए, चीफ सेक्रेटरी आपने 3 तब्दील कर दिया, हर महकमे का सेक्रेटरी 6 मरतबा तब्दील हुआ। सर मैं हैरान रह गया, पिछले दिनों इरिगेशन मिनिस्टर का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा मेरे महकमे का 7वां सेक्रेटरी लग गया। ये इरिगेशन मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। दो चीज़ें, जितने लोग सही काम करेंगे वो काम करेंगे। मेरा 1.5 साल हो गया, मेरा सेक्रेटरी काम कर रहा है, सही काम कर रहा है तो काम कर रहा है। जो गलत काम करेगा वो नहीं रहेगा, वो आईजी हो, वो चीफ सेक्रेटरी हो, वो सेक्रेटरी हो। और जो सही काम करेंगे वो मिनिस्टर हो। फिर लालेका साहब देखें, यहाँ तो फिर एक चीज़ तस्लीम करें ना आप, कि फिर जो खान साहब ने कहा था कि मुझे पता है कि मैंने किस बंदे को कहाँ पर बैठा के और उससे क्या काम लेना है, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, फिर उस कॉन्सेप्ट की तो नेगेशन होगी ना। नहीं, ऐसा नहीं। सूरत हाल ये है, आपने अपना सेक्रेटरी लगाया, मिसाल दे रहा हूँ मैं, या कोई महकमे का एडमिनिस्ट्रेटर लगाया, आपको 3 माह बाद अंदाजा हो यार हो मैंने तो गलत लगा दिया, फिर आप तब्दील करते हैं, फिर 2 माह बाद अंदाजा होता हो ये भी गलत हो गया, आपकी टीम का हम जिद तो नहीं करते ना, ये तो जिद करके, अब फवाद को जिद करके बैठे थे। सुप्रीम कोर्ट भी कह रही थी कि ये बंदा करप्शन कर रहा है, मीडिया भी कह रहा था, चीख के एमएनए भी जाकर कह रहे थे, लेकिन वो जिद करके बैठे थे। फवाद बैठा है इधर, वो शाह था इनका, वो बैठा था, उन्होंने मॉडल टाउन का सानिया कितना बड़ा करवा दिया, लेकिन उन्होंने कहा यही तौकीर शाह यही रहेगा मेरा सेक्रेटरी। और हम वज़ीर आला ऐसे नहीं कर रहा, वो कहता है कि यही रहेगा, चाहे 2 और मॉडल टाउन। का मुझे बताएं, मैं बड़ा लाइटर मोड के अंदर ये पूछ रहा हूँ, पॉलिसीज का तसलसल नहीं होना चाहिए। आप एक पॉलिसी लाते हैं, आपका उसको एक सेक्रेटरी को आते करते समझते महकमा 2 माह लग जाते हैं, 2 माह के बाद उसको पता चलता है जी मैं तो तब्दील हो रहा हूँ, फिर नया बंदा है, वो डिलीवरेज तो फिर इस तरह से नहीं होगी ना। हर महकमे का नहीं बदल रहा, 1-2 सेक्रेटरीज 3 सेक्रेटरीज चेंज हुए हैं जिन्होंने सही डिलीवर नहीं किया। ऐसे नहीं है कि हर महकमे का सेक्रेटरी जो है सेक्रेटरी हेल्थ सही काम कर रहा है, चल रहा है काम, CNW चल रहा है, ऐसे नहीं है। ज़कात का मेरा 1.5 साल हो गया है सेक्रेटरी आए हुए, चल रहा है काम, ऐसे नहीं है। जो काम सही कर रहे हैं वो चल रहे हैं, जो सही काम नहीं कर रहे वो नहीं होंगे। 50 लाख घर कब देंगे सर बना के? इंशाल्लाह ये हमारी हुकूमत ही देगी और बहुत जल्द देगी। क्या ग्राउंड पे तो कुछ भी नहीं है सर। भाई ग्राउंड में अभी कोरोना से निकले नहीं है हम। अच्छा, और आप कहते हैं 50,000 घर बना दें। नहीं 50 लाख है सर, 50 नहीं 50 लाख आप कहते हैं घर बना दें। अच्छा, बनाएंगे इंशाल्लाह। ये 3 साल जो हमें मिल गए ना सही एक BRT नहीं बन पा रही आपसे सर, अपना आप पंजाब की मेरे साथ बात। अच्छा ठीक है, वो तो तस्लीम भी किया, मेरे साथ पंजाब की बात करो। मैं ये आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि खान साहब की क़यादत में ही वो बढ़ रही है ना, तो पंजाब ने भी खान साहब की क़यादत में आगे बढ़ रहा है। उधर उनका इश्यूज हैं, उनको मैं या कोई कमेंट नहीं कर सकता कि मुझे इल्म नहीं है। अच्छा सर, ये बताएं कि इत्तेहादियों के साथ जो मामला चल रहे हैं उसमें आप अपने ही इत्तेहादी चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनके खिलाफ नायब की इंक्वायरी और मामलात हैं, ये बेसिकली चाह का क्या जा रहा है पंजाब के अंदर कि चौधरीयों को लगाम डालनी है ताकि बुज़दार के खिलाफ ना हो जाए? नहीं ऐसे नहीं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही गलत है। हाँ, इत्तेहादियों के साथ हमारा सिस्टम बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है। अब अगर वज़ीर आला को नायब बुलाता है तो वज़ीर आला जाएगा, फिर ये होगा कि वज़ीर आला को ये कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इदारे हमारे आज़ाद हैं। ठीक है। जिनको जो कर रहे हैं उनमें किसी का आपने अभी कहा था अलीम खां सब्तैन मिनिस्टर थे, उनको बुलाया गए। ठीक है। अब वज़ीर आला को बुलाएंगे जाएगा, मुझे बुलाएंगे मैं जाऊँगा। अगर परवेज़ इलाही को बुलाते हैं तो वो जा रहे हैं। इसमें नहीं, आप शरीफ आदमी हैं, आप ना जाने की बातें करें, वो वैसे भी बुला लेते होते हैं। इंशाल्लाह नहीं बुलाएंगे। आपको आपने बात की, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके ऑन एयर कह रहा हूँ जी कि मेरे अल्लाह के करम से किसी जगह में मैं 4 दफ़ा रिपीट होकर आया हूँ। मेरे हल्के में आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप अब की दफ़ा आज़ाद जीते। मैं आज़ाद जीत कर आया हूँ। आपने कारकर्दगी दिखाई। मेरे हल्के में इंशाल्लाह कोई नेगेटिव मेरा वोट नहीं है और करप्शन का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं 83 से लेकर आज तक
लोगों को कह रहा हूं कि 1 रुपए की करप्शन होगी, उस दिन सियासत छोड़ जाऊंगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, सही सही बताइएगा। हाँ जी, ब्यूरोक्रेसी आपके काम कर रही है? मेरे कर रही है, ऑन एयर कह रहा हूँ। मेरे ब्यूरोक्रेट्स डिस्ट्रिक्ट के अच्छा, काम कर रहे हैं। हाँ। और पीटीआई के मतलब आपके लोगों को जो आपके पास आते हैं अपने मसाइल लेके, आप उनका काम अगर आगे कहते हैं तो वो हो जाता है? वो काम भी हो रहे हैं। हाँ। और ये पीटीआई का हमारा जो मंशूर था रियासत मदीना का, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे थानों में वो करप्शन नहीं है। हमारे रेवेन्यू में पटवारी आपने राजा रियाज साहब की बात सुनी है कि रेट बढ़ चुके हैं आपके आने से, खान साहब के आने से? वो फैसला, मैं डिस्ट्रिक्ट भावनगर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं वो ओवरऑल हमारा मेरे ये जा रहा होगा मेरे हल्के में जी भी। जी। पहले लोग जो हमारे मुखालफिन थे गलत नजायज केस रजिस्टर करवाते थे, इंतकाम लेते थे। हम अल्हम्दुलिल्लाह इंतकाम की सियासत नहीं कर रहे। हम जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया उनको भी मेरी कोशिश होती है कि मैं इंसाफ पहुंचाऊं, और मैं हल्के में जाकर कहता हूं लोगों को कि अगर जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया उनके साथ ज्यादती हो रही हो तो मेरे पास आएँ। मैं अपने वोटर के साथ, अगर मेरे वोटर ने ज्यादती की तो मैं उस शख्स के साथ खड़ा हूँगा जिसके साथ जुल्म हो रहा होगा। हमारा एक दफा ना सवाल आप विजिट करें मेरे हल्के, मैं जरूर विजिट करूंगा। आप और दावत आपको दे रहे पता हैं चलेगा तो कि इंशाल्लाह शराफत और सही इंसाफ के साथ आप सिस्टम दावत कैसे दे रहे चलेगा। हैं तो हम जरूर विजिट करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आखिरी सवाल ये है सर, वक्त खत्म हो गया, बल्दियाती इलेक्शन से क्यों पीटीआई भाग रही है? पीटी नहीं भाग रही, बिल्कुल हमारे मामलात ऐसे चल रहे हैं। पहले दिन इमरान खान साहब ने कहा था कि बल्दियाती इलेक्शन के बगैर सही सिस्टम चल ही नहीं सकता, और उसी ज़हन और उसी सोच के साथ पीटीआई चल रही है। लेकिन हालात ऐसे चल रहे हैं कि अब 6 माह आप फिर कहेंगे कि कोरोना के पीछे छुप रहे हैं। अब देखें ना, 6 माह हो गए कोरोना में, ठीक, तो अब पीटीआई कोरोना में कैसे अब कब तक एक्सपेक्टेड है? ये सर्दियों में कराएंगे, करवा रहे हैं? करवा रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया लालेका साहब, आपने प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया। नाज़रीन, आपने शौकत लालेका साहब की गुफ्तगू सुनी, उनकी अपने महकमे की कारकर्दगी के ऊपर भी बात हुई, कुछ सख्त सवालात भी उनसे किए, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर भी बात की। अब तक के लिए इस प्रोग्राम से इतना ही। आपसे नेक्स्ट वीक एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।